Hello students, I am Parvinder Singh and today our topic is motivation. Before this video we discuss about the meaning and characteristics of motivation. Today we discuss about the Maslow's need hierarchy theory and financial and non-financial incentives which are motivate the employees for getting more efficiently work. Now फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द मास्लोस नीड हायरार्की थ्योरी। इस थ्योरी के तहत मास्लो ये कहता है कि अगर किसी को मोटिवेट करना है और अच्छा काम करने के लिए उसे उकसाना है या रेडी करना है या और अच्छा काम उससे करवाना है तो सबसे पहले हमें उसे ये पता लगाना पड़ेगा कि उसे किस चीज़ की जरूरत है, मीन्स किन किन चीज़ों की जरूरत है जिससे वो क्या हो सके, सेटिस्फाई हो सके। नीड्स सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा उसकी नीड्स। अगर उसकी एक नीड फुलफिल हो गई है और अगर उसे उसी नीड के तहत उसे हम लोग फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव ऑफर करते हैं तो वो मोटिवेट नहीं होगा। हमें उसका नेक्स्ट स्टेप देखना पड़ेगा, नेक्स्ट नीड देखनी पड़ेगी किस चीज़ से वो और सेटिस्फाई होगा। तो मास्लो ने एक सीक्वेंस तैयार किया है कि स्टेप बाय स्टेप की किसी भी अगर एम्प्लॉय की या वर्कर्स की सबसे पहली नीड क्या होगी, उसके बाद क्या वो क्या चाहता है, उसके बाद वो क्या चाहता है, मींस सीक्वेंस है उसका। नीड्स का क्या बना दिया उसने, सीक्वेंस बता दिया है जिसके तहत आप किसी भी एम्प्लॉइज को उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग उसे क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई करके मोटिवेट कर सकते हैं। सो सबसे पहले आता है साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स मींस हर व्यक्ति की सबसे पहली नीड जो मानी जाती है वो यही मानी जाती है रोटी कपड़ा एंड मकान, फूड शेल्टर एंड क्लोथ। सबसे पहली नीड मींस किसी भी व्यक्ति को अगर सबसे पहले जो चाहिए उसे चाहिए रोटी कपड़ा और मकान। अगर आप उसकी ये नीड पूरी कर देते हैं फर्स्ट स्टेप पे तो वो उससे क्या हो जाएगा, मोटिवेट हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉप मोस्ट स्टेप में जो रखा गया सबसे पहले कोई साइकोलॉजिकल नीड रखी गई है। साइकोलॉजिकल नीड में आता है आपका फूड शेल्टर एंड क्लोथ्स। अगर आप किसी एम्प्लॉइज को या किसी वर्कर्स को मोटिवेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इससे मोटिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। जब किसी व्यक्ति की किसी भी एम्प्लॉय की साइकोलॉजिकल नीड पूरी हो जाती है, मीन्स उसे खाने के लिए मिल जाएगा, रहने के लिए मकान मिल जाएगा, पहनने के लिए कपड़े मिल जाएंगे, तो जो सेकंड नीड आ जाती है वो आ जाती है हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी में वो चाहता है कि जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे मुझे क्या चाहिए, सेफ्टी चाहिए। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दोनों ही चाहिए। अब हमने यहाँ पे इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को। फर्स्ट आता है फिजिकल सिक्योरिटी, सेकंड आता है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी का मतलब है जहाँ पे वर्किंग कंडीशन जो होनी चाहिए, जहाँ पे एम्प्लॉइज या वर्कर्स काम कर रहे हैं वहाँ का जो आसपास की जगह वहाँ कोई भी ऐसा चांसेस ना हो, एक्सीडेंट ना हो जिससे उसका फिजिकल लॉस हो सके। फिजिकल लॉस का मतलब कि कोई बॉडी पार्ट या इवन उसकी डेथ के ना चांसेस हो जाए या बॉडी का कोई पार्ट डैमेज ना हो जाए। तो इस सबसे पहले आ जाता है उसका फिजिकल सिक्योरिटी आ जाता है, उस चीज को देखता है। अगर वहाँ पे ठीक है तो वो काम करना वहाँ पे पसंद करता है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। इकोनॉमिक सिक्योरिटी वो देखता है कि जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वहाँ से मुझे इतना पैसा मिल जाएगा, इन फ्यूचर उस पैसे से मेरा जो फ्यूचर है वो क्या हो सकता है, सिक्योर हो सकता है। मीन्स फंड, इकोनॉमिक मीन्स पैसे से रिलेटेड वहाँ पे उसे सिक्योरिटी चाहिए। अगर ये आप सिक्योरिटी ये आप सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की नीड उसकी पूरी करते हैं वहाँ पे भी एक एम्प्लॉय आसानी से आप उसे मोटिवेट कर सकते हैं और अच्छा काम करने के लिए। नाउ जो थर्ड स्टेज पे आ जाता है जब किसी व्यक्ति की तो खाने की, रहने की, कपड़े की एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की नीड्स पूरी कर देते हैं। अब उसके बाद थर्ड स्टेप में आ जाता है उसकी सोशल नीड्स आ जाती है, कुछ सामाजिक जरूरतें भी हो जाती है। समाज में मुझे जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वहाँ का जो वातावरण है बहुत अच्छा होना चाहिए, मेरे साथ फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए। मीन्स वहाँ पे बिहेवियर की बात करेंगे। बिहेवियर का मतलब उसका आसपास का माहौल जो है जिससे रिलेटेड है लव, अफेक्शन एंड फ्रेंडशिप जैसा माहौल होना चाहिए। वहाँ पे वो अच्छा फील करेगा तो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, उससे मोटिवेट हो जाएगा। तो जब हम दो स्टेप्स पे उसकी नीड्स को पूरा कर देते हैं तो तीसरे स्टेप पे हम लोग उसकी बात करते हैं सोशल नीड्स की। सोशल नीड्स कैसे पूरी होंगी, जब हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, फ्रेंडशिप रहेंगे, मींस एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देंगे उसके लिए, तो उसे भी वहाँ
इजीली रहेगा, जिससे वो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा। नेक्स्ट हमने यहाँ पे 3 स्टेप्स पूरे कर लिए हैं, साइकोलॉजिकल, सेफ्टी सिक्योरिटी एंड सोशल नीड्स। फिर आ जाता है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स होता है रिस्पेक्ट। अब जब हायर रैंक्स के एम्प्लॉइज काम करते हैं, बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं, सीनियर जो होते हैं, उन्हें पैसे से आप ज़्यादा मोटिवेट नहीं कर सकते। आप उन्हें किससे मोटिवेट कर सकते हैं, रिस्पेक्ट देने से। जब उन्हें रिस्पेक्ट, अब जब 3 नीड्स उनकी पूरी हो जाती हैं, 3 नीड्स के बाद मास्लो कहता है अब व्यक्ति क्या मांगता है, रिस्पेक्ट मांगता है। जब आप उसके साथ रिस्पेक्टिव हायर अथॉरिटी मिली हुई है, रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पांसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये हायर रैंक्स के लिए और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स यूज होता है। इसके लिए फाइनेंशियल आप इंसेंटिव यूज नहीं करते हैं। इससे क्या होता है कि उसकी इंटरनली जो फीलिंग होती है वो क्या होती है, अच्छी क्रिएट होती है, उसे लगता है कि मेरी रिस्पेक्ट हो रही है, वो खुद ब खुद क्या हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है। यहाँ पे हमें पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। रिस्पेक्ट मीन्स जब आप किसी को प्रमोट कर देते हैं किसी हायर पोस्ट के लिए, या बहुत ज़्यादा अथॉरिटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे देते हैं, तब वो मोटिवेट होता है कि मुझे भी इस लायक समझा गया। मीन्स और जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जूनियर से क्या देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, उससे भी वो क्या होता है, मोटिवेट होता है। तो जो हमारी 4th स्टेज है, इसमें हम किसकी बात, एस्टीम नीड्स में आ जाता है रिस्पेक्ट देने। नेक्स्ट आता है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स में अब हर व्यक्ति ने जब काम कर रहा होता है तो एक तो जरूरतें हैं वो पूरी हो जाती है। जरूरतें पूरी होने के बाद हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा जो लाइफ का एम है उसको अगर पूरा कर लेता है, और उसको पूरा करने पे वो जितनी मेहनत लगाएगा या ऑर्गेनाइजेशन उसको उसका जो लाइफ का जो अचीवमेंट है, जो लाइफ का गोल है वो अचीव करने में मदद करता है, उससे भी व्यक्ति क्या हो जाता है, सेटिस्फाई होता है। इसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स में आ जाता है कि किसी ना किसी व्यक्ति ने अपना एक टारगेट सेट कर रखा है, गोल सेट कर रखा है, मीन्स अपनी लाइफ का एक उद्देश्य बना रखा है। उसको जब वो पूरा करने की कोशिश करता है या पूरा करता है, वहां पे वो खुद ब खुद क्या हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है। तो यहाँ पे मास्लो ने 5 स्टेप्स में हमें बताया गया है कि किसी भी एम्प्लॉय को या किसी भी वर्कर को अगर मोटिवेट करना है तो सबसे पहले उसकी कौन सी जरूरत को पूरा किया जाएगा। जैसे फर्स्ट है साइकोलॉजिकल नीड है, आप किसी को प्रेशर करके किसी को काम नहीं करवा सकते हैं। आप उसे सबसे पहले क्या दिया जाएगा, अगर आप उसकी कौन सी जरूरत पूरी करते हैं, अगर आप पैसा देते हैं, सैलरी बढ़ाते हैं, भी इतनी सैलरी मिल जाती है, उसे इतनी वेजेस मिल जाती है कि उसे फूड, शेल्टर एंड क्लोथ अवेलेबल हो जाते हैं। इसके बाद उसकी सेकंड नीड जो क्रिएट हो जाती है वो सिक्योरिटी की क्रिएट होती है कि जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ मेरी हेल्थ की या मेरी फिजिकली क्या होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए। सिक्योरिटी उसके साथ हमेशा मेरे पास इतना अवेलेबल फंड होना चाहिए, इन फ्यूचर में जब फंड की जरूरत पड़े तो मेरे पास होना चाहिए। थर्ड जो नीड आ जाती है उसकी वो आ जाती है सोशल नीड, मीन्स लव, अफेक्शन एंड फ्रेंडशिप की नीड पूरी होगी। फोर्थ वाले में आ जाती है हमारी एस्टीम नीड। एस्टीम नीड में हमें रिस्पेक्ट दी जाती है एम्प्लॉइज को, हायर रैंक्स के जो हायर अथॉरिटीज वाले लोग होते हैं। लास्ट में आता है हर व्यक्ति का कोई लाइफ का एम होता है, उसको पूरा करने के लिए जब वो मेहनत करता है, ऑर्गेनाइजेशन उसकी हेल्प करता है, तब वो बंदा वहाँ पे क्या हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा। तो आज ये थी हमारी 5 जो इस सीक्वेंस में मास्लो ने हमें बताया है कि फर्स्ट स्टेप पे, सेकंड स्टेप पे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में हम क्या कैसे किसी व्यक्ति की नीड्स को पूरा करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है कि मोटिवेशन के हमारे तरीके कौन कौन से हैं। देयर आर 2 टाइप्स वी मोटिवेट द एम्प्लॉइज, वन इज फाइनेंशियल, सेकंड इज नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स वो इंसेंटिव्स कहलाते हैं हमारे जो पैसे से लेते हैं, जिनकी वैल्यू हम लोग पैसे में नाप सकते हैं, पैसे में काउंट कर सकते हैं। दीज आर द फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। यहाँ पे हमें बताए गए 8 इंसेंटिव्स जो कि फाइनेंशियल में आते हैं, जिसके तहत हम किसी भी एम्प्लॉइज को और अच्छा काम करने के लिए बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, राजी कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पहला जो फाइनेंशियल इंसेंटिव है वो है हमारा पे एंड अलाउंसेस। पे मींस सैलरी से रिलेटेड है, वेजेस से रिलेटेड है। मींस अगर हम उसकी सैलरी बढ़ा देते हैं, वेजेस इंक्रीज कर देते हैं, तो वो बंदा खुद ब खुद क्या हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा। क्योंकि फाइनेंशियल इंसेंटिव हम किसकी बात कर रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं। जब हम पैसे से जितनी सैलरी उसको मिल रही है इन द नेक्स्ट ईयर, मंथ में या हाफ ईयरली में जैसे भी उसका इंक्रीमेंट करते हैं, सैलरी उसकी बढ़ा देते हैं,
फॉर एग्जांपल 10,000 से हमने कितनी कर दी 12,000 मींस 2,000 का जो हमने इंक्रीमेंट लगाया वो उससे वो क्या हो जाएगा मोटिवेट हो जाएगा मींस और अच्छा काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है प्रॉफिट शेयरिंग। कई बार कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशन ये स्टेप उठाते हैं कि उन्हें ये एम्प्लॉइज को पहले ही बता दिया जाता है कि अगर हम इतना प्रॉफिट कमाते हैं तो इतने परसेंट प्रॉफिट मींस प्रॉफिट का 5%, 2% या 10% हम लोग एम्प्लॉइज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इससे भी एम्प्लॉइज क्या करते हैं और अच्छे मेहनत से काम करते हैं, कंपनी को प्रॉफिट होता है और कंपनी अपनी प्रॉफिट का हिस्सा एम्प्लॉइज में क्या कर देती है शेयर कर देती है। मींस डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे भी प्रॉफिट को ही हमने क्या किया डिस्ट्रीब्यूट किया, पैसे को ही हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। नेक्स्ट आ जाता है को पार्टनरशिप। को पार्टनरशिप मींस प्रॉफिट बांटने से आप ये नहीं मान सकते कि वो पार्टनर बन गया है या मालिक बन गया है। हमने प्रॉफिट का हिस्सा एम्प्लॉइज में बांटा था, उन्हें अपना पार्टनर या अपना ओनर नहीं बनाया। जब आप को पार्टनरशिप करते हैं, को पार्टनरशिप का मतलब है जो हमारे अच्छे एम्प्लॉइज हैं या जिन्हें हमें लगता है कि हमारे लिए बहुत बड़ी एसेट्स है फर्म के लिए कंपनी के लिए, तो हम उन्हें क्या बना लेते हैं अपना पार्टनर बना लेते हैं। कुछ परसेंट शेयर उनको दे दिया जाता है जिससे वो ये फील करते हैं, बाकी एम्प्लॉइज भी ये देखते हैं कि इस एम्प्लॉय ने बहुत अच्छी मेहनत से काम किया, बहुत सालों से काम कर रहा था, जिसका इसे फल ये मिला कि ये कंपनी का क्या बन गया है ऑनर बन गया है उतने हिस्से का। तो बाकी एम्प्लॉइज भी इसको देख के क्या होते हैं मोटिवेट होते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने का, बट ये बहुत कम कंपनी से लगाती हैं क्योंकि एम्प्लॉइज को पार्टनरशिप में लेके आना, पार्टनर बनाना बहुत ही टिपिकल प्रोसेस है और बहुत रेयर कंपनी बनाती है, लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका है किसी एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने का और बाकी एम्प्लॉइज भी इसको देख के क्या होते हैं और मोटिवेट होते हैं। नेक्स्ट आता है बोनस। बोनस मींस सैलरी के अलावा कुछ अलग से देना, जैसे फेस्टिवल्स पे, दिवाली पे कुछ गिफ्ट्स वगैरह ऑफर्स दे देना, या कुछ कंपनी क्या करती है पेमेंट करती है, या कुछ कंपनी फॉरेन ट्रिप्स भी देती है अपने एम्प्लॉइज को कि हम इस साल जो एम्प्लॉइज अच्छा काम करेंगे या जो हमारा टारगेट अचीव कर लेंगे उसको उनको हम लोग फॉरेन ट्रिप पे 3 डेज और 7 डेज के लिए हम लोग भेजेंगे। ये भी एक अच्छा तरीका है मोटिवेट करने का एम्प्लॉइज को। नेक्स्ट आ जाता है कमीशन। कमीशन जो इंसेंटिव है फाइनेंशियल, ये ओनली फॉर सेल के लिए होता है। एक टारगेट सेट किया जाता है कि अगर आप इतनी सेल कर लेते हैं तो आपको इतने % क्या दिया जाएगा कमीशन दिया जाएगा, या अगर आप 10 लाख की सेल से ऊपर अगर टारगेट को लेके चले जाते हैं, टारगेट आपका 10 लाख है, 10 लाख की सेल के ऊपर अगर जाएंगे तो इतने और % हम लोग आपकी कमीशन को क्या कर देंगे इंक्रीज कर देंगे। इससे भी एम्प्लॉइज क्या होते हैं मोटिवेट होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्टिविटी लिंक विद द वेजेस इंसेंटिव। ये वेजेस से रिलेटेड है। वेजेस को हम लोग ने दो तरह से बांट दिया जाता है। देयर आर 2 टाइप्स। एक होता है डेली बेस के ऊपर कि दिन पूरे दिन कोई व्यक्ति कितना काम कर रहा है, नो मैटर उसे एक दिन के हिसाब से वेजेस मिलेगा। दूसरा मिलता है प्रोडक्ट के हिसाब से कि जो बंदा जितना प्रोडक्शन करेगा उसको नंबर ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से हम उतना पेमेंट करेंगे। तो जब हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो एम्प्लॉइज यही सोचते हैं, वर्कर यही सोचते हैं कि हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर लेंगे, हमें ज़्यादा सैलरी, ज़्यादा वेजेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है एफिशिएंट वर्कर्स में और इनएफिशिएंट वर्कर्स। अच्छे वर्कर ज़्यादा पैसा कमाते हैं और लेजी और जो मेहनती कम है या जो काम चोरी करते हैं उन्हें वेजेस क्या मिलेगी बहुत कम मिलेगी। नेक्स्ट आ जाता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स, अब हर एम्प्लॉय जहाँ पे भी काम कर रहा है वहाँ पे यही सोचता है कि आफ्टर मेरे 50 इयर्स या 60 इयर्स जब मैं रिटायर हो जाऊँगा, जब काम करने लायक नहीं रह जाऊँगा, तो कंपनी से मुझे या बिजनेस से मुझे क्या बेनिफिट मिलेंगे। अगर आप उसे ये फैसिलिटीज देते हैं जैसे प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी या पेंशन लगाते हैं, तो वहाँ पे भी एम्प्लॉइज मोटिवेट होता है कि आफ्टर 50 इयर्स या 60 इयर्स के बाद जब भी मैं इस कंपनी से जाऊँगा तो मुझे कंपनी जो है ये फंड्स अवेलेबल करा देगी, या पीएफ मिल जाएगा या पेंशन मिल जाएगी या ग्रेच्युटी मिलेगी। ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं। जिस कंपनी में रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं उस कंपनी से एम्प्लॉइज ज़्यादा प्रेफर करते हैं इन कंपैरिजन टू दी दोस्त जहाँ पे ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट आता है पर्क्स। पर्क्स में आ जाता है कि पैसे के अलावा हम लोग और बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। जैसे किसी कंपनी में एम्प्लॉइज के चिल्ड्रंस के लिए उन्होंने स्कूल ओपन कर रखे हैं जहाँ पे उन्हें फ्री एजुकेशन या क्वार्टर्स दे रखे हैं, हाउस अवेलेबल करा रखे हैं, बहुत कम रेंट पे उन्हें हाउस दिए जाते हैं,
कंपनीज की तरफ से, या मेडिकल फैसिलिटीज दी जाती हैं। इस तरह की अगर फैसिलिटीज आप किसी एम्प्लॉइज को देते हैं तो एम्प्लॉइज इंटरनली बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मेरे बच्चे यहाँ पे स्कूल में फ्री में पढ़ रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटी है, रहने के लिए घर है, तो इंटरनली जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, वो और मोटिवेट होते हैं। सो दीज आर द फाइनेंशियल इंसेंटिव्स व्हिच आर काउंटेड इन द मनी, मींस इनको हम लोग पैसे में काउंट कर सकते हैं, ये वो कहलाते हैं हमारे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। और ऑन द सेकंड हैंड हम लोग बात करते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू हम पैसे में नहीं नाप सकते। मोस्टली जो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है, हम लोग हायर रैंक्स में जो एम्प्लॉइज काम करते हैं या ऑफिसर्स होते हैं, उनके लिए प्रेफरेंस होता है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। इसमें सबसे पहला जो इंसेंटिव होता है वो है स्टेटस। स्टेटस मींस अगर आप किसी का प्रमोशन कर देते हैं, रैंक हाई रैंक पे दे देते हैं, या उसे अथॉरिटी ज़्यादा देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा देते हैं, तो उसे लगता है कि मुझे जिम्मेदारी दी गई है, मुझे समझा गया है, वो इंटरनली क्या हो जाता है, मोटिवेट होता है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। जहाँ पे व्यक्ति काम कर रहा है, एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, वहाँ का अगर क्लाइमेट अच्छा है, मींस डिस्प्यूट कम हो रहे हैं, या लैग पुलिंग बहुत कम हो रही है, या मिस्टेक्स होती भी हैं, गलतियां होती भी हैं, तो उसको प्यार से समझाया जाता है। मींस क्लाइमेट क्या है, फ्रेंडली है, रिस्पेक्टफुल है, वहाँ पे भी बंदा जाना काम करना अच्छा महसूस करता है और अच्छा फील करता है, तो वहाँ पे भी बंदा मोटिवेट हो जाता है। अगर क्लाइमेट अच्छा नहीं है, हमेशा हर जगह निगेटिविटी है, मींस हर व्यक्ति एक दूसरे से ऐसे कटा हुआ रहता है, सीनियर जूनियर में बहुत डिफरेंस है, वो अपना शो ऑफ कर रहा है कि मैं सीनियर हूँ, आप जूनियर हैं, तो वहाँ पे जो एम्प्लॉइज हैं अपने आप को घुटन महसूस करते हैं, वहाँ पे ज़्यादा लंबे समय के लिए वो काम नहीं करते, और रिजल्ट क्या आता है, कंपनी को क्या होता है, लॉस होती है, वो फुल एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाते। नेक्स्ट आता है कैरियर एंड एडवांसमेंट। कैरियर एडवांसमेंट मींस हर व्यक्ति अपॉइंटमेंट लेने से पहले या किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने से पहले ये देखता है कि वहाँ पे मेरे प्रमोशन के चांसेस हैं या नहीं, या मेरा कैरियर सिक्योर है कि नहीं। अगर कैरियर एडवांसमेंट का मतलब होता है कि अगर मैं अच्छा काम करता हूँ, मेहनत से काम करता हूँ, क्या मुझे प्रमोशन मिलेगा, हायर रैंक के लिए मुझे प्रमोट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अगर वहाँ पे ये फैसिलिटी है और अपने आप में एम्प्लॉइज को प्रमोट कर रखा है, तो वहाँ पे एम्प्लॉइज खुद ब खुद जब आप उसको हायर रैंक पे भेजते हैं तो मोटिवेट हो जाता है, क्योंकि उसे पता है इन फ्यूचर मेरा और प्रमोशन भी हो सकता है। ये भी एक अच्छा तरीका है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव का। नेक्स्ट आता है असाइनमेंट ऑफ चैलेंजिंग जॉब्स। असाइनमेंट ऑफ चैलेंजिंग जॉब का मतलब है किसी रूटीन जॉब से छोड़ के किसी व्यक्ति को चैलेंजिंग जॉब दिया जाए, एक बहुत बड़े काम की जिम्मेदारी दे दी जाए, तो वहाँ पे उसे लगता है कि कंपनी या जो ऑनर्स हैं मेरे बारे में ये सोचते हैं कि मैं और अच्छे से काम कर सकता हूँ, मेहनत से काम कर सकता हूँ, क्यों, तभी तो मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी गई है। तो चैलेंजिंग जॉब्स, जब रूटीन जॉब से हटा के चैलेंजिंग जॉब दिए जाते हैं और वो टास्क को पूरा करते हैं, तो उन्हें खुद भी वो मोटिवेट हो जाते हैं और उन्हें लगता भी है कि एम्प्लॉइज या जो सीनियर है मेरे ऊपर भरोसा करके मुझे इन्होंने काम दिया है, तो वो खुद अपनी जिम्मेदारी से काम करते हैं। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट रिकॉग्नाइजेशन मींस, रिकॉग्नाइजेशन का मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट। अब हर व्यक्ति प्रमोशन से या फाइनेंशियल इंसेंटिव से मोटिवेट नहीं होता। अगर आप किसी व्यक्ति को किसी भी रैंक पे है, उसे आप क्या देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, मानते हैं कि ये हमारा सीनियर है, तो वहाँ पे भी बंदा क्या होता है, मोटिवेट होता है। क्यों, क्योंकि हर व्यक्ति पैसे का लालची नहीं होता है। सबसे मोस्टली जो लोग हैं वो उन्हें क्या चाहिए, जब हायर रैंक पे जब आप चले जाते हैं तो आपकी जो पैसे का जो नीड्स है वो पूरी हो जाती है। पैसे के बाद हर व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे अब किसकी जरूरत है, रिस्पेक्ट की जरूरत है। तो वहाँ पे एक ये हमारा एम्प्लॉइज रिकॉग्नाइजेशन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, स्पेशल रिगार्ड्स, रिस्पेक्ट देते हैं, वहाँ पे बंदा क्या होता है, मोटिवेट होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी में हमारे एम्प्लॉय ये चाहता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में या जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे मेरी जॉब की क्या होनी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, मेरी ज़्यादा टर्मिनेशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई एम्प्लॉय नया ज्वाइन होता है वो यही देखता है कि इस कंपनी में जो जॉब एम्प्लॉयज़ का टर्नओवर कैसा है, कहीं जो मालिक है वो ज़्यादा जल्दी तो एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट या ट्रांसफर तो नहीं कर देते हैं। तो जो हमारी नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में हर एम्प्लॉय ये देखता है कि वहाँ पे मेरी जॉब की सिक्योरिटी है या नहीं। नेक्स्ट आ जाता है एम्प्लॉइज पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉइज पार्टिसिपेशन मींस जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो अगर हम वर्कर्स को उस
उसमें पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन लेने के लिए या कोई काम करवाने के लिए। तो जब वर्कर्स पार्टिसिपेट करते हैं तो जब हम उनसे कोई भी किसी भी तरीके का काम करवा सकते हैं, क्योंकि हमने उनके साथ बैठ के डिसीजन लिया है, उनकी एडवाइस, उनके व्यूज को जाना है। जब हम उन्हें कोई टारगेट दे देते हैं तो वो डिनाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने उनके डिस्कशन के बाद ही ये डिसीजन लिया है। अब पार्टिसिपेट जब एम्प्लॉइज को करवाते हैं तो एम्प्लॉइज में भी फीलिंग आ जाती है कि मुझे भी डिसीजन लेने में इन्होंने पार्टिसिपेट करवाया है, मुझे भी कुछ इस लायक समझा है। नेक्स्ट लास्ट वन आता है हमारा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, वो है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मींस होता है काम करने की आजादी। काम करने की आजादी मींस अगर कोई क्विकली डिसीजन लेना है किसी वर्कर ने या किसी एम्प्लॉइज ने और उसे ये अथॉरिटी दे दी जाती है कि इन इमरजेंसी अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो डिसीजन लेने मींस काम करने की पूरी क्या है वहां पे आजादी है। इससे भी वो एम्प्लॉइज क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट द मास्लोज नीड्स हायरार्की थ्योरी एंड मोटिवेशन के इंसेंटिव्स, जिसमें हमने पढ़ा था फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। In the next video we discuss about the fourth element of the directing, which is leadership. And thank you, have a nice day.